नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। स्पोर्ट्स बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे दूसरे वनडे मैच की जो इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में होना है। इसे लेकर भी लोगों के मन में उत्सुकता है, क्योंकि इससे पहले जो मैच खेला गया वो भारत का 1000वां एक दिवसीय मैच था और भारत ने उसे जीत कर अपने क्रिकेट प्रशंसकों को तोहफा दिया जीत का। और अब लोगों को उम्मीद है कि क्या दूसरे मैच में भी रोहित और विराट की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं, उनके साथ स्पोर्ट्स रिपोर्टर प्रोजेश हैं। उन दोनों से बातचीत करेंगे। राकेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वाकई में जिस तरह से खेल का प्रदर्शन किया इंडियन टीम ने अपने 1000वें मैच में, काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं क्रिकेट लवर्स की। जी हाँ, बिल्कुल। और भारतीय टीम से हमेशा उम्मीदें रहती हैं और इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय टीम के जो खिलाड़ी होते हैं उन पर एक अतिरिक्त दबाव होता है। और इतने बड़े देश की जनता और इतने सारे खेल प्रशंसक हैं, उन सब की उम्मीदें आपके ऊपर बंधी होती हैं। तो जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपके दिमाग में जीत के सिवा और कुछ नहीं रहता है। आप खुद चाहते हैं कि हम बेहतर प्रदर्शन करें और उसके जरिए हम अपनी टीम को जिताएं। उदय जी, पहले वनडे की ही अगर हम लोग बात कर लें तो जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। दक्षिण अफ्रीका का एक निराशाजनक दौरा था हमारे सामने। टीम वहां पर बिखरी बिखरी सी दिख रही थी, लग रहा था कि क्या होगा, एक दबाव था टीम पर। लेकिन मैं जैसा कि कहता हूं कि दबाव में जो है आपको निखर कर सामने आना है। तो जो वो दबाव था भारतीय टीम पर, जब अपने देश में मौका मिला, अहमदाबाद में पहला वनडे जब खेला गया 6 तारीख को, तो वहां पर भारतीय टीम जो है बहुत निखर कर सामने आई। एक नया कप्तान था, पूर्णकालिक कप्तान के रूप में रोहित शर्मा थे। विराट कोहली उनके साथ थे। जैसा कि आपने कहा कि रोहित और विराट की जुगलबंदी देखने को मिली। हालांकि विराट बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन फील्ड में फील्डिंग के दौरान जिस तरह से टीम बॉन्डिंग देखने को मिली उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लगा जैसे अगर हम विराट को एक दक्षिण अफ्रीका में देख रहे थे कप्तानी छोड़ने के बाद, जब वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में खेल रहे थे, तो थोड़े से मतलब लग रहे थे कि कटे कटे हैं। और होता है, आपको किसी भी चीज को अपने अंदर ढालने में, सामंजस्य बिठाने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन 6 तारीख को जब पहले वनडे के दौरान हमने विराट को मैदान पर देखा तो लगा कि अब चीजें जो हैं वो सेटल डाउन हो गई हैं। विराट जो है वो जो कप्तानी का जो एक डिस्प्यूट था उससे बाहर निकल चुके हैं और उन्होंने खुलकर मैदान पर अपने आप को एक्सप्रेस किया। न सिर्फ एक्सप्रेस किया बल्कि रोहित की मदद करते दिखे, गेंदबाजों से बात करते दिखे। एक दिलचस्प बात बताऊं कि जब यजुवेंद्र चहल गेंदबाजी कर रहे थे और विकेट लेने के बाद जब अगले बल्लेबाज आए तो उन्होंने फॉरवर्ड शॉट लेग पे खड़े होकर फील्डिंग की। जनरली सीनियर खिलाड़ी उस पोजीशन पर जाकर फील्डिंग नहीं करते, लेकिन यह बता रहा था कि एक बार फिर से जो खेलने के जिज्ञासा है उनके अंदर जगी है। तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। और हम कह सकते हैं कि राहुल द्रविड़ और विराट कोहली और रोहित शर्मा, अगर ये तीनों मिलकर टीम को लेकर आगे बढ़े, रोहित कप्तान हैं, वो कोच हैं और ये सीनियर खिलाड़ी हैं, जैसा कि खुद विराट ने कहा था कि वो एक लीडर के तौर पे सामने आना चाहते हैं। तो अगर वो धोनी वाले रोल में आ जाते हैं, जैसे धोनी ने विराट की मदद की थी, अगर वो उसी तरह से रोहित की मदद करते हैं और टीम के खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट का एक सुनहरा भविष्य जो है वो हमें दिख रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि विराट से अगर कप्तानी का दबाव हट जाएगा तो वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि सचिन तेंदुलकर ने भी इसी वजह से कप्तानी छोड़ दी थी, एक बेहतरीन प्रदर्शन उसके बाद उनका देखने को मिला था। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि विराट कोहली भी एक बल्लेबाज के तौर पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। पिछले मैच में हालांकि वो जल्दी आउट हो गए। थोड़ी सी चीजें हैं जो कि उनको समझनी होगी। गेंदबाज उन पर वर्क करते, और होता है जब आप किसी टीम के बेस्ट बैट्समैन होते हैं तो यह अपेक्षा की जाती है कि विपक्षी टीम जो है सारा गेम प्लान आपके इर्द गिर्द ही बनाती है। तो जैसा कि हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान भी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में गेंदबाजों ने शॉर्ट डिलीवरी से विराट को परखने की कोशिश की। यहां पर भी हमने देखा कि विराट को शॉर्ट गेंदें खेलने को मिली, उन्होंने चौके भी लगाए, लेकिन फिर आप एक गेंद पर आउट भी हो गए। तो थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। वैसे विराट को कोई सलाह देना वो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी उधर, लेकिन हम ये कह सकते हैं
कि विराट को शुरू में थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विराट अगर एक बार लय में आ गए तो वो जो 3 फिगर हमें 2 साल से नहीं दिखा ना 100 रन का, तो वो बहुत दूर नहीं रहता। और एक बात और, मैं हर बार कहता हूं कि विराट के एक दिवसीय मैच का जो है वो 44वें शतक का इंतजार हो रहा है, और मैं कहता हूं और अगले मैच में विराट जो है नहीं बना पा रहे हैं, तो इस बार मैं वो नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल क्रिकेट का 71वां शतक का इंतजार हम लोग कर रहे हैं टेस्ट वनडे मिलाकर। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 71वां शतक जो है ये बुधवार को दूसरे एक दिवसीय मैच में आएगा। बिल्कुल, और कहा जा सकता है कि इन दिनों क्रिकेट में अच्छा वक्त चल रहा है हिंदुस्तान का। प्रोजेस अभी कवर कर रहे थे, कुछ दिनों पहले हमारी अंडर 19 टीम ने भी वर्ल्ड कप जीत कर लाया है, तो रांची में भी उसका उत्साह दिखाई दे रहा था और भारतीय टीम ने भी जीत हासिल कर ली है। प्रोजेस, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अंडर 19 टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया पूरे टूर्नामेंट के दौरान, जितने बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, फील्डिंग की, और हर मैच दर मैच जितने आगे बढ़ते गए, देखा जाए तो 6 प्लेयरों को कोरोना हो गया था, उसका कोई प्रभाव टीम पर नहीं पड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 6 प्लेयर कोरोना से प्रभावित थे, जिसमें उनके कप्तान, वाइस कैप्टन दोनों सम्मिलित थे, लेकिन इसके बावजूद टीम ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया, चाहे वो आयरलैंड के अगेंस्ट में हो या फिर युगांडा के अगेंस्ट में। युगांडा के अगेंस्ट में तो राज अंगद बाबा ने 162 नाबाद रनों की पारी खेली, जो कि भारतीयों की तरफ से सर्वश्रेष्ठ पारी है। तो वाकई में जो भारतीय युवा खिलाड़ी हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और बीसीसीआई को भी इसका श्रेय मिलना चाहिए कि जिस तरह से उन लोगों ने जूनियर टीम के ऊपर वर्क किया है, जिस तरह से उन्हें टूर्नामेंट दिया खेलने के लिए, जिस तरह से उन्हें कंपोजर मिल रहा है, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव इंडियन टीम पर पड़ने वाला है। क्योंकि यही बच्चे अभी कुछ दिनों के बाद आप सीनियर टीम में खेलते देखेंगे, आईपीएल में खेलने को उन्हें मौका मिलेगा, और उनका कॉन्फिडेंस जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद बढ़ा है, वो जाहिर सी बात है कि उनको एक नए आयाम मिलेगा, उन्हें एक मौका मिलेगा इंडियन टीम की और जाने के लिए। आईपीएल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है उनके लिए, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उनको परफॉर्म किए हैं, और साथ में बीसीसीआई जो उन्हें प्रोत्साहित कर रही है, उन्हें एक प्रोत्साहन राशि के रूप में एक बड़ी अमाउंट मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये उनके भविष्य के लिए काफी अच्छा संकेत है। और सबसे बड़ी बात है कि बीसीसीआई इन बच्चों को एक ग्रूम करने में लगी है, एनसीए में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, और जो इंडिया के बेस्ट प्लेयर रहे हैं, चाहे पहले राहुल द्रविड़ थे, अभी वीवीएस लक्ष्मण है, वे उन्हें बता रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है कि वो जूनियर टीम के चले उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में कई बेहतरीन खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। राकेश जी, हम लौटते हैं दूसरे वनडे पे। अगर देखा जाए तो बड़ा स्कोर करने से टीमें चूक गई थी, तो क्या उम्मीद की जाए कि कल बड़ा स्कोर और रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए उदय जी, ये जो अहमदाबाद की पिच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, वो थोड़ी स्लो पिच है, तो यहां पर टॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आप जानते हैं कि पहले बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, ये डे नाइट मैच होता है, तो और स्लो पिच है, तो जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो स्ट्रोक खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है, तो आप जो है खुलकर जो है अपने शॉट्स नहीं लगा सकते हैं, तो बहुत बड़ा स्कोर यहां पर देखने को मिलेगा। इसके लिए किसी भी टीम को जो है बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। अगर आप आते हैं और स्ट्रोक खेलना शुरू कर देते हैं, जैसा कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है पिछले मैच में बिखर सी गई, वो पिच के पेस के साथ जो है अपने पारी के पेस को मैच ही नहीं कर सकी, तो ये होता है। तो एक अगर बड़ा स्कोर बनाना है तो वो काम भारतीय टीम कर सकती है। अगर टॉस जीतने के बाद तो ये तय है कि फील्डिंग का ही फैसला होगा, लेकिन अगर मान लीजिए वेस्ट इंडीज की टीम टॉस जीतती है और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करती है, तो वो एक चुनौती होगी, और देखना होगा कि फिर उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली किस तरह से जो है प्रदर्शन करते हैं, और अन्य बल्लेबाज जो है स्लो पिच पर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं और कैसे रन जुटाते हैं। बहुत लंबे लंबे शॉट लेना मुश्किल हो तो आप शॉर्ट सिंगल्स 2 को 3 में कन्वर्ट करके रन बनाते हैं, तो उन चीजों की एक परीक्षा होगी। जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, क्या लग रहा है आपको, टीम पूरी तरह से तैयार है, फिट है, या उसमें कुछ चेंज की भी जरूरत है? एक विश्लेषक के तौर पर किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे एक दिलचस्प स्थिति आ गई है। पहले वनडे में केएल राहुल नहीं थे, अब केएल राहुल उपलब्ध हैं दूसरे वनडे के लिए,
तो वो दूसरे वनडे में आ जाएंगे। मयंक अग्रवाल टीम से जुड़ रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि केएल राहुल अगर टीम में जगह बनाते हैं तो किसकी जगह पे बनाते हैं। गेंदबाजी में बहुत सारे परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि गेंदबाजी यूनिट ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। तो मुझे लगता है कि कुलदीप को अभी इंतजार करना पड़ेगा। कुलचा को हम एक साथ शायद दूसरे वनडे में भी न देख सकें। एक बार सीरीज जीतने के बाद शायद उनको मौका मिले, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पहले वनडे में। तो अगर हम बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं यहां पर कि केएल राहुल अगर अब उपलब्ध हो गए हैं तो ये तय है कि वो दूसरा वनडे खेलेंगे। अब वो दूसरा वनडे खेलेंगे तो किसकी जगह खेलेंगे। पहले बात थी कि केएल राहुल मध्य क्रम में बल्लेबाजी करेंगे, तो मध्य क्रम में बल्लेबाजी करेंगे तो फिर किसकी जगह लेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें अनलकी मैन जो हैं वो दीपक हुड्डा साबित हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को खिलाया ही जाएगा। आज मीडिया से बातचीत करने के लिए भी सूर्य कुमार यादव आए हुए थे। तो मुझे लग रहा है कि स्काई तो खेलेंगे, तो दीपक हुड्डा पर जो है वो अनलकी मैन हो सकते हैं जिन्हें केएल राहुल के लिए जगह खाली करनी पड़े। इसके अलावा एक ये कॉम्बिनेशन बन सकता है कि केएल राहुल से ओपन कराया जाए। अगर वो ओपन करते हैं तो ईशान किशन को जगह खाली करनी पड़ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ओपनिंग में राइट एंड लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो गेंदबाजों को थोड़ा परेशान करता है। तो अगर हम देखें कि रोहित राइट हैंडेड बैट्समैन है, ईशान किशन बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, तो वो जो है गेंदबाजों पर एक अतिरिक्त दबाव बनाता है, उन्हें लाइन लेंथ में सेटल होने में वक्त लगता है। तो इसका फायदा मिलता है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का फायदा आपको हमेशा मिलता है। तो अब देखना यह है कि ऐसी स्थिति में क्या ईशान किशन को ड्रॉप करके राहुल के साथ रोहित ओपन करेंगे या दीपक हुड्डा को बाहर करके केएल राहुल को मध्यक्रम में जगह मिलेगा। और अगर केएल राहुल खेलेंगे तो मुझे लगता है कि 4 नंबर पे खेलेंगे। अगर वो 4 नंबर पर खेलते हैं तो मुझे लगता है कि फिर ऋषभ पंत को 5 नंबर पे जाना पड़ेगा, 6 नंबर पे सूर्य कुमार यादव आएंगे। बिल्कुल। प्रोजेस आपसे भी जानना चाहेंगे, वेस्ट इंडीज की टीम का इंडिया से मुकाबला हो रहा है, हालांकि ये भारत की घरेलू पिच है, तो क्या लग रहा है वेस्ट इंडीज टीम को लेकर, क्या वो दबाव में आती हुई दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल, वेस्ट इंडीज की टीम जिस तरह से पहले वनडे में परफॉर्म की, तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड मैच में उन पर बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि अगर ये मैच हार जाती है तो वे सीरीज हार जाएंगे। और जिस तरह से परफॉर्म किया है उनके बल्लेबाजों ने, जेसन होल्डर और जो बॉलर थे फेबियन एलन, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। खास करके किरण पोलार्ड पहली गेंद पर ही आउट हो गए। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी बल्लेबाज है उन पे एक प्रेशर है। एक तो स्लो पिच है और वेस्ट इंडीज के जितने भी बल्लेबाज है वो स्ट्रोक प्लेयर हैं, तो उनको उस पिच पर सामंजस्य बैठाना होगा कि उन्हें किस तरह से खेलना है, उन्हें पिच पर समय बिताना होगा। और चाहेंगे कि अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो बड़ा स्कोर खड़ा करें, क्योंकि भारतीय बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है और साथ में बाद में जो ड्यू फैक्टर है वो काफी अहम हो जाता है। तो ड्यू फैक्टर के कारण बल्लेबाजी आसान हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो टीम पहले फील्डिंग करेगी वो उनको एक फायदा मिलेगा। और वेस्ट इंडीज की टीम एक प्रेशर में है। अगर वेस्ट इंडीज की टीम टॉस जीतती है तो वो भी यही चाहेगी कि वो फील्डिंग करे, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट रंजन जी ने कहा। तो जाहिर सी बात है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट इंडीज इस टीम को जीत कर सीरीज में बने रहे। उसके लिए भी एक प्रेशर है वेस्ट इंडीज के ऊपर कि वे किस तरह से परफॉर्म करती है, इंडियन टीम को किस तरह से रोकती है, क्योंकि स्पिनर्स जो थे इंडियन टीम के काफी अच्छा परफॉर्म किए थे। दो ही स्पिनर थे, वो 7 विकेट ले लिए। तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को एक रणनीति के तहत खेलना होगा कि कब हमें अटैक करना है, कब डिफेंस करना है, किस तरह से पिच के पे सामंजस्य बैठाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो वाकई में दूसरे वनडे में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। श्री श्याम भोग स्वादिष्ट और पौष्टिक चक्की आटा 5 किलो, 10 किलो और 25 किलो के पैक में उपलब्ध। मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग बाय सियाराम फूड प्रोडक्ट, जीटी रोड, कांड्रा, गोविंदपुर, धनबाद, झारखंड। मोबाइल नंबर 9771420341 और 6206966232।
ब्रेक के बाद स्पोर्ट्स बाइस्कोप में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। हमारे साथ राकेश रंजन जी, हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे, राकेश जी, वेस्टइंडीज की टीम को लेकर क्या कहेंगे? किसी जमाने में वेस्टइंडीज की टीम तो बहुत तगड़ी टीम मानी जाती थी और अभी भी कई बेहतरीन प्लेयर हैं टीम में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। उनका अतीत बहुत ही सुनहरा है और लिमिटेड ओवर क्रिकेट में आज भी जो है वेस्टइंडीज की टीम को कमजोर करके नहीं आंका जा सकता। उस दिन चूंकि पहले वनडे में क्या हुआ कि वो टॉस हार गए तो उन्हें पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, तो उनके लिए एक मुश्किल परिस्थिति थी बल्लेबाजी करने के लिए। अगर वो टीम टॉस जीतती है और बाद में बल्लेबाजी करती है तब देखना दिलचस्प होगा। जैसा कि प्रोजेश ने भी थोड़ी देर पहले कहा था, ब्रेक के पहले कहा था कि उनके ज्यादातर प्लेयर जो हैं वो स्ट्रोक प्लेयर हैं, तो जब एक बार ओस गिरने लगेगा और गेंद जो है वो बल्ले पर आने लगेगा तो वो वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को ज्यादा सूट करेगा। एक बात और है कि अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो उनके लिए जो होप हैं वो साई होप हैं। तो साई होप जो कि ओपनिंग में आते हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो थोड़ा सा रुककर, और ये होप का नेचर है, वो जो है थोड़ा सा ठहर कर पारी को बिल्ड करते हैं। तो अगर साई होप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, एक अच्छा स्टार्ट देते हैं किंग के साथ मिलकर, तब भारतीय टीम के सामने एक चुनौती आ सकती है। इसके अलावा निकोलस पूरन जो हैं वो एक बेहद ही खतरनाक बल्लेबाज हैं और निकोलस पूरन अगर अपने फॉर्म में आ जाएं तो वो कभी भी मैच का नक्शा पलट सकते हैं। इसके अलावा पोलार्ड है। तो जो टॉप 4 है वेस्टइंडीज का, उसमें से किसी एक को सामने आकर अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और अच्छा प्रदर्शन कहने का मतलब है कि वो जो है जितना ज्यादा स्कोर कर सके, ज्यादा से ज्यादा ओवर खेले, तो इससे क्या हो सकता है कि एक चुनौती जो है वो भारत को पेश कर सकती है। दूसरी तरफ उनके गेंदबाजों को भी समझना होगा कि भारतीय बल्लेबाजों को वो किस तरह से रोकें। अगर आप भारतीय बल्लेबाजों के रन को अगर रोक देते हैं और अटैक करते हैं तब एक पैनिक हो सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी भी जब दबाव पड़ा है तो बिखरी है, खास करके मध्य क्रम। तो आप एक बार दबाव डालते हैं और वेस्टइंडीज की रणनीति होनी चाहिए कि रोहित शर्मा का विकेट वो जल्दी से जल्दी निकालें। जैसा कि आपने देखा कि पहले वनडे में भी रोहित शर्मा ने जो 84 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी उसमें से 60 रन अकेले बना दिए और मैच लगभग खींच लिया वेस्टइंडीज के हाथों से। तो उनके सामने बड़ी चुनौती होगी कि वो रोहित शर्मा को आउट करें। कोहली फॉर्म में नहीं है तो उन पे दबाव बनाएं शॉर्ट पिच गेंदों के जरिए या कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में गेंद को डाल करके। अगर रोहित तुरंत आउट होते हैं तब, नहीं तो शॉर्ट गेंदों से उनकी परीक्षा लेकर, उनके पेशेंस से खेल के, क्योंकि ये दोनों स्ट्रोक प्लेयर हैं। जब इनके रन जो है सूख जाते हैं, अगर इन्हें जो है रन नहीं मिलते हैं, ये गैप में खेलकर रन नहीं बना पाते हैं, तो इनमें जो है वो एक दबाव आएगा कि हाँ मुझे स्कोर करना है। क्योंकि जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं कि जब अगर इंडिया की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही हो, तो जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो कई बार आपको पता नहीं होता है कि एक अच्छा स्कोर क्या है, तो आप कई बार अनावश्यक जोखिम भी उठाते हैं। तो उस क्रम में जो है टीम इंडिया पर दबाव बनाया जा सकता है। इसके अलावा वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को देखना होगा कि वो डॉट बॉल कम खेलें। अगर बाउंड्रीज नहीं आ रहे हैं, जैसा कि प्रोजेश ने बताया कि वो सारे स्ट्रोक प्लेयर हैं, तो क्रिकेट सिर्फ 4 और 6 का खेल नहीं है, उसमें 1 रन, 2 रन, 3 रन भी बनते हैं। ये वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को सोचना होगा। पहले वनडे की बात करें तो पहले 10 ओवर में 46 डॉट बॉल वेस्टइंडीज की टीम ने खेले थे। तो अगर आप इतने ज्यादा डॉट बॉल खेलेंगे और बाउंड्रीज अगर नहीं आएंगी तो आप निश्चित तौर पे खुद अपने ऊपर दबाव ओढ़ रहे हैं। तो इन चीजों से वेस्टइंडीज की टीम को निकलना होगा। मुझे अभी भी विश्वास है कि वेस्टइंडीज की टीम अगर अपनी क्षमता से खेलती है तो टीम इंडिया को टक्कर दे सकती है। ये अलग बात है कि टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। बिल्कुल, यानी प्रोजेक्ट उम्मीद की जा सकती है कि दिलचस्प मुकाबला दूसरे वनडे में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, वेस्टइंडीज की टीम तो यही चाहेगी कि मुकाबला अच्छा हो, क्योंकि ये सीरीज की बात है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इंडियन प्लेयर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उनका मध्य क्रम बहुत लड़खड़ाया हुआ है। अभी नहीं, साउथ अफ्रीका दौरे से ही ये एक परेशानी इंडियन टीम के पास है। और साथ में कल जैसे कि रंजन जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ओपनिंग में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर केएल राहुल ओपन करते हैं तो एक नई जोड़ी मिलेगी, तो उससे भी वेस्टइंडीज को एक मौका है कि
वे अगर जल्दी विकेट ले लेते हैं, खास करके कप्तान रोहित का, तो जाहिर सी बात है कि इंडियन टीम प्रेशर में आ जाएगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो है विराट कोहली, वे बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। पहले मैच में भी देखा कि वो काफी जल्दी आउट हो गए थे। विराट भी चाहेंगे कि हम थोड़ा स्टे करके वहां पे रन बनाएं, और उस स्पॉट पे इंडियन टीम पे प्रेशर लाया जा सकता है विराट को जल्दी से जल्दी आउट करके। और वेस्ट इंडीज की टीम की भी यही रणनीति होनी चाहिए कि विराट और रोहित का विकेट जल्दी से जल्दी लिया जाए, जिससे मध्य क्रम खुद डगमगाया हुआ है अभी भारतीय टीम का। तो अगर मध्य क्रम को जल्दी से जल्दी अगर खेलने के लिए उतारा जाए तो एक प्रेशर इंडियन टीम पे हावी हो सकता है। और इंडियन टीम भी चाहेगी कि वे अपने मध्य क्रम को अच्छे से परफॉर्म करें। मध्य क्रम के जितने खिलाड़ी हैं उन्हें जो मौके मिल रहे हैं उसको इस सीरीज पे भुनाएं, क्योंकि जो नए खिलाड़ी हैं उन्हें जो मौका मिल रहा है, अगर वे इस मौके पर जो अपने होम कंडीशन पे अगर इसको नहीं भुना पाते हैं तो ये उनके लिए भी काफी सोचनीय विषय है इंडियन टीम के लिए, कि वे अच्छा से अच्छा परफॉर्म करके जितने भी खिलाड़ी हैं, खास करके ऋषभ पंत बहुत जल्दी आउट हो जा रहे हैं, रन आउट। पिछले मैच में भी हमने देखा कि जब मैच हाथ में था इंडियन टीम के, लेकिन वे रन आउट हो गए। इसके अलावा ईशान किशन जो कि इतने अच्छे ओपनिंग के बाद जिस तरह से शॉट खेलकर आउट हो गए, तो उन्हें समझना होगा कि जितने मौके मिल रहे हैं, ये मौका मिलना भी एक इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे मौके को अगर हम नहीं भुनाते हैं तो अगले मैच में शायद हमें मौका ना मिले। और एक दिलचस्प स्थिति बन गई है उदय, सीरीज शुरू होने से पहले रोहित शर्मा ने कहा था कि एक फिनिशर की तलाश है। एक्चुअली धोनी ने फिनिशर की भूमिका काफी सालों तक टीम इंडिया के लिए निभाई। उनके जाने के बाद हार्दिक पांड्या कुछ वक्त तक फिनिशर की भूमिका में नजर आए। अब जबकि धोनी नहीं है और हार्दिक जो है वो अनफिट है, तो एक फिनिशर की तलाश टीम इंडिया को है। तो उसी क्रम में दीपक हुड्डा को मौका मिला इस बार यहां पर। लेकिन देखिए परिस्थिति ऐसी बन गई है कि जब राहुल आते हैं और राहुल को पूरी संभावना है कि उन्हें मध्यक्रम में डाला जाए, तो अगर आप मध्यक्रम में डालते हैं तो बाहर कौन होगा? फिर वो दीपक हुड्डा ही बाहर होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो एक कहते हैं ना कि जो एक्सपेरिमेंट का मौका था वो हाथ से जा सकता है। लेकिन कई बार होता है कि राहुल का आना टीम के लिए खुशी की बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी परेशानी भी है कप्तान के लिए कि आखिर वो बाहर किसे बैठाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ओपन में राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन तोड़ना नहीं चाहेंगे। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे वनडे में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। और देखने वाली बात यह होगी कि दूसरे वनडे में ही सीरीज की हार जीत का फैसला होता है या तीसरे वनडे में जाकर यह फैसला होता है। राकेश जी और प्रोजेश जी, आप दोनों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल स्पोर्ट्स बाइस्कोप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।